आज राम अवधेश सिंह जी का जयंती है, कितना उनका विचारों का भी ज़रूरत है? देखिए, ये राम अवधेश बाबू महान समाजवादी नेता थे और जीवन भर लड़ते रहे, चाहे विधायक हों या सांसद हों। ये विधायक और सांसद रहते हुए आंदोलन के दरमियान देश और प्रदेश की मांगों को लेकर सड़क पर लड़ते हुए ये कई बार जेल गए, महीनों जेल में रहे। सांसद रहते हुए महीनों जेल में रहे लोगों के लिए। तो इनका जो विचार था, ये इनको कहा जाता है बेजुबानों की जुबान। और विद्वान थे, ये लेखक भी थे और संघर्षशील थे। विश्वनाथ प्रताप सिंह जी 1990 में जो मंडल कमीशन लागू किए थे 7 अगस्त 1990 को, उस दिन भी राम अवधेश सिंह नई दिल्ली के जनपथ पर मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने के लिए आंदोलन किए थे और उस आंदोलन में लाठीचार्ज हुआ था और सैकड़ों लोग घायल थे। किसी का पैर में चोट था, टूटा था, किसी का सर फूटा था। वो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल जो नई दिल्ली में है गया। जब लागू हो गया तो बधाई देने गए थे विश्वनाथ प्रताप सिंह जी के घर पर। तो उन्होंने कहा कि आप लड़ रहे थे, हमने लागू कर दिया, मंडल आपका लागू हो गया, सब सिफारिश हम अब आप भोज दीजिए। तो भोज इनके घर पर हुआ था, राम अवधेश बाबू के घर पर 90 में मंडल कमीशन लागू होने के बाद। और उस समय पूरा मंत्रिमंडल लेके तत्कालीन प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह जी इनके घर पर गए थे और उन्होंने कहा था अपने भाषण में कि आप लड़ रहे थे, हमने आपका काम कर दिया, अब आप आ जाइए। और वो भी बोले थे कि अब हमारा कोई क्लेश रहा नहीं। कि अंत में एक ही बात बोले कि मैं नोटिफिकेशन का इंतज़ार करूँगा। और नोटिफिकेशन में 27% आरक्षण मिला पिछड़े वर्गों को। शिक्षा में आरक्षण नहीं मिला था अगस्त 1990 में। तो उनके साथ नहीं गए, जबकि वो बुला रहे थे और मंत्रिमंडल में रख रहे थे, फिर भी ये नहीं गए। इसलिए नहीं गए कि शिक्षा में आरक्षण नहीं। जब उनकी सरकार चल गई तो चंद्रशेखर जी की सरकार बनी और चंद्रशेखर जी भी इनको बोले कि राम अवधेश हमारे साथ शपथ लेना है और भारत का गृह मंत्री तुमको बनना है। बोले कि हमको मंत्रालय नहीं चाहिए, आप हमको केवल वचन दे दीजिए कि राजा साहब जो पिछड़ों का काम नहीं कर पाए हैं उसको आप करने का वचन दे दीजिए। शिक्षा में आरक्षण लागू करने का केवल आप वचन दे दीजिए, हम आपके साथ। वो बोले कि पहले शपथ लो, इसके बाद मिल बैठ के हम लोग करेंगे, सब फैसला करेंगे। तो इनके घर पर गाड़ी आई हुई लौटा दिए, शपथ नहीं लिए और मंत्री नहीं बने। और चंद्रशेखर जी किसी को कैबिनेट में नहीं रखे थे, गृह विभाग नहीं दिए थे, राज्य मंत्री बनाए थे आदरणीय सुबोध कांत सहाय जी। तो इनका ये त्याग है। आज कोई बोर्ड का भी मेंबर बनाना चाहता है कोई सरकार, तो आदमी दौड़े दौड़े जाता है। और इनको केंद्रीय कैबिनेट में जगह मिल रही थी, उसको इन्होंने लात मार दिया लोगों को न्याय दिलाने के लिए। एक और मैं जानकारी देना चाहता हूँ इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको कि यही संयुक्त बिहार में आरक्षण नहीं लागू था पिछड़े वर्गों के लिए और देश भर में पिछड़े वर्गों को आरक्षण देने के लिए पंडित काका कालेलकर आयोग की सिफारिशों को लागू करने के लिए कमीशन बनी थी पंडित काका कालेलकर जी के अध्यक्षता में। और जब जनता पार्टी बनी 1977 में, तो घोषणा पत्र में यही लिखवाने वाले हैं कि हमारी सरकार बनेगी तो पंडित काका कालेलकर आयोग की सिफारिशों को हम लागू करेंगे। ये पार्टी जनता पार्टी जीत गई चुनाव में, आम चुनाव में, उनकी सरकार बन गई। मोरारजी देसाई जी प्रधानमंत्री बने
और जो कार्य योजना होता है सरकार का, उसमें पंडित काका कालेलकर आयोग की सिफारिशों को लागू करने का कोई उल्लेख नहीं था। तो पार्लियामेंट में, लोकसभा में इन्होंने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी, ये तो आपने घोषणा पत्र में वायदा किया था कि हमारी सरकार बनेगी तो पिछड़े वर्गों को आरक्षण देने के लिए पंडित काका कालेलकर आयोग की सिफारिशों को लागू करेंगे। एक कार्य योजना में तो कोई उल्लेख नहीं। तो उस समय बोले थे प्रधानमंत्री जी आदरणीय मोरारजी देसाई जी, सभी चुनावी वायदे लागू करने के लिए नहीं किए जाते। इसके बाद इनका भाषण है कि आप भारत के पार्लियामेंट में बोल रहे हैं, संसद में बोल रहे हैं, आप इसलिए आप यहाँ से सुरक्षित जाइएगा। अगर ब्रिटिश पार्लियामेंट, लंदन के पार्लियामेंट में कोई वहाँ का प्रधानमंत्री अपने चुनावी वायदे के खिलाफ में बोलता तो वहाँ की जनता कान पकड़ के सदन से बाहर कर देती और 10-20 सड़े अंडे फेंक देती। पूरा सदन में हंगामा हुआ था, ये रिकॉर्ड में है लोकसभा। तो ये अपना बयान वापस नहीं लिए और इन्होंने कहा कि अब हम सड़क की ओर जा रहे हैं, अब हम सदन में नहीं बैठेंगे, सड़क की ओर जा रहे हैं। और वही ये आंदोलन शुरू किए मुंगेरी लाल आयोग की सिफारिशों को लागू करने के लिए बिहार में आरक्षण पिछड़े वर्गों के लिए। तो कर्पूरी जी 10 नवंबर 1978 को आरक्षण लागू किए और वो लागू किए तो आरक्षण को तोड़ मरोड़ कर दिए। उनका नोटिफिकेशन था कर्पूरी जी का कि पिछड़ा वर्ग का कैंडिडेट चाहे जितना मेरिटोरियस हो वो अपने कोटा में ही रहेगा और मेरिट में, जनरल मेरिट में नहीं जाएगा। तो राम अवधेश बाबू कर्पूरी जी को बहुत समझाए लेकिन वो समझने को तैयार नहीं थे। तो अंत में अविश्वास प्रस्ताव आया कर्पूरी जी के सरकार के खिलाफ में और अविश्वास प्रस्ताव पास हो गया और उनकी सरकार चली गई। इसके बाद राम सुंदर दास जी माननीय वहाँ के मुख्यमंत्री बने बिहार के और वही सुधार किए कि पिछड़ा वर्ग का अभ्यर्थी अगर जनरल मेरिट में आएगा तो उसका जनरल मेरिट में काउंट होगा, उसका कोटा जस के तस रहेगा। तो ये इनका योगदान है और वही अब चल रहा है। उसी आंदोलन के कोख से मंडल बीपी मंडल जी के अध्यक्षता में कमीशन बना भारत के पिछड़े वर्गों को आरक्षण देने के लिए और मंडल आयोग की बहाली से लेकर उसके सिफारिशों को लागू करने तक इन्होंने सड़क से संघर्ष करने का काम किया और उसी के बदौलत आज पूरे भारत में पिछड़े वर्गों को 27% आरक्षण मिल रहा है। जब 1978 में आरक्षण का आंदोलन चल रहा था तो आज जो पिछड़े वर्ग के नेता हैं उस समय इनका कहीं बयान नहीं था, चाहे नीतीश जी हों चाहे लालू प्रसाद यादव जी हों, ये लोग इनके आंदोलन में साथ नहीं दिया था, कहीं इन लोगों ने भाग नहीं लिया। उसी आंदोलन के कोख से ये मंडल कमीशन बना, इसीलिए हम लोग इनको मंडल आयोग के जनक कहते हैं। तो ये इनका देन है। पूरे देश में चौकीदार दफादार हैं, इन बिहार के ही चौकीदार दफादार सरकारी बने और बिहार से झारखंड बना तो यहाँ के भी चौकीदार दफादार सरकारी हैं। ये राम अवधेश बाबू की देन। तो इनका बहुत कंट्रीब्यूशन है। एक और मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ इस अवसर पर कि झारखंड और बिहार जब एके था तो कोई यहाँ एमयू करने नहीं आता था जल्दी कारखाना खोलने के लिए। क्यों कि रेल माल भाड़ा समानीकरण नीति थी। वो नीति ऐसी थी कि खनिज यहाँ से 40 किलोमीटर के अंदर में जितना भाड़ा है उसी भाड़ा पर हज़ारों किलोमीटर खनिज पदार्थ पहुँचा दिया जाता था। तो हमारा भी व्यापारी बाहर जाके कारखाना खोलता था, यहाँ नहीं खोलता था। इनके आंदोलन के चलते यह समाप्त हुआ। तो अब झारखंड में भी सब लोग कारखाना खोलने के लिए आते हैं, एमयू करते हैं। दूसरी बात है कि जो राज्य जितना संसाधन दिखाता था उसी के हिसाब से विकास योजना राशि में हिस्सा दिया जाता था, जिसको गार्डनिंग फार्मूला कहा जाता था। इनके आंदोलन के बदौलत रद्द हुआ। अब आबादी के आधार पर सभी प्रदेश को केंद्रीय योजना विकास राशि में हिस्सा मिलता है। और उस समय 1000 से ज़्यादा जब ये आंदोलन हुआ था 90-95 में, तो ये 89 में
तो करीब करीब 1000 से ज़्यादा 1000 करोड़ रुपया से ज़्यादा सरकार का राजस्व बढ़ा था। तो ये देन है इनका समाज के लिए। तो हम समझते हैं कि ये महान विभूति थे और हम लोग इनको याद करते हैं, हम इनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। आप समझ सकते हैं कि जिसके तन पर वस्त्र नहीं रहता था, जिसके बच्चे स्कूल नहीं जा पाते थे, किताब कॉपी नहीं रहती थी, आज उनके चौकीदार दफ्तर के बच्चे भी पढ़ लिख रहे हैं, प्रोफेसर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं। तो ये राम अवधेश बाबू की देन। इसलिए आपके माध्यम से हम झारखंड राज्य दफ्तर चौकीदार पंचायत की ओर से और अखिल भारतीय पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जाति जनजाति धार्मिक अल्पसंख्यक महासंघ और अखिल भारतीय दफ्तर चौकीदार कोतवाल पंचायत की ओर से इनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और उम्मीद करते हैं कि जो इनकी नीति और सिद्धांत थे उस पर लोग चलेंगे, इनके संघर्ष से लोग प्रेरणा लेंगे, लोगों की सेवा करेंगे। अब मैं कहना चाहता हूं कि झारखंड में चौकीदारी व्यवस्था समाप्त हो रही है और इसके लिए हम लोग संघर्षरत हैं। आप जानते हैं राजभवन पर हमने 1 महीना धरना दिया था 2023 में, 2024 में एक बार 20 दिन धरना दिया राजभवन पर और एक बार 8 दिन हम उपवास रहे, आमरण अनशन किए। इसके बाद भी सरकार नहीं सुन रही है और सभी जिलों में बहाली कर रही है। मैक्सिमम जिलों में चौकीदारों के रिक्त पदों पर नियुक्ति हो गई है और जहाँ भी नियुक्ति हुई है उसमें हम कह सकते हैं कि अपवाद को छोड़ करके सभी नियुक्ति झारखंड चौकीदार संवर्ग नियमावली 2015 में जो प्रावधान है उसके खिलाफ में बहाली हुई है और ये सरकार इस मामले पर कटघरे में है। और आपके चैनल के माध्यम से हम मांग करते हैं सरकार से कि झारखंड में जो चौकीदारों के रिक्त पदों पर नियुक्ति हुई है उसकी आप झारखंड विधानसभा की समिति से जांच करा लीजिए कि जो नियमावली है इनकी नियुक्ति के लिए उसके अनुसार नियुक्ति हुई है कि नहीं। दूसरे प्रखंड से लोग ला के बहाल कर रहे हैं और नियमावली कहता है कि जिस बीट में जिस चौकीदार की बहाली होगी उस बीट का स्थायी निवासी होना अनिवार्य होता है और ये दूसरे प्रखंड से लेकर बहाल कर रहे हैं। एक बीट पर एक ही चौकीदार बहाल होगा, लेकिन एक बीट पर ये 1 से 2 से लेकर के 5-6 चौकीदारों को बहाल कर रहे हैं। तो एक बीट तो कैबिनेट से स्वीकृत है पद बल, और इसके अलावा तो कैबिनेट से पद बल स्वीकृत नहीं है, इसलिए कि ये नया बीट सृजित नहीं किए हैं तो उनको वेतन कहाँ से देंगे। ये सवाल है सरकार के से हमारा, या पैसा किस परिस्थिति में कर रहे हैं, आप इसको ठीक करिए। हमारे जो एवजी चौकीदार हैं, जो सेवा विमुख चौकीदार हैं, इनको वापस लाने के लिए आपको जो भी करना है अध्यादेश लाइए और इनको सर अध्यादेश लाइए और इनके साथ न्याय करिए और इनकी नियुक्ति कीजिए, क्योंकि चौकीदारी व्यवस्था बचाना जनहित राजनीति है और बहुत ऐसा मामला है कि आपका कोई रिकॉर्ड में नहीं मिलता है और ये भी है कि कोई सीआईडी भी आपका नहीं बता सकता। तो जिस तरह से पुलिस की सीआईडी है कि दूसरे जिला से दूसरे प्रदेश से वो लोग सीआईडी में काम करते हैं और जो चौकीदार जिस गांव का रहने वाला है वहाँ सीआईडी काम करते हैं, दोनों की सूचना में बहुत अंतर है और दोनों जो काम करते हैं दोनों का अलग अलग है। तो गांव जो चौकीदार है इसकी सूचना विश्वसनीय सूचना होती है। तो हम समझते हैं कि ये माननीय हेमंत सोरेन जी इस पर संज्ञान लेंगे और जो आने वाला विधानसभा का सत्र है मानसून सत्र, इसमें ये या तो विधेयक में अनतः अभी अध्यादेश जारी करके सेवा विमुक्त चौकीदारों को वापस लें और एवजी चौकीदारों की पूर्व नियुक्ति प्रक्रिया के अनुसार नियुक्ति करें और जो चौकीदारों के रिक्त पदों पर अवैध नियुक्ति हुई है उसको ही रद्द करें ताकि झारखंड में चौकीदारी व्यवस्था बच सके। चौकीदार दफादारों की लगातार संघर्ष जारी है, उनका भविष्य को लेकर के संगठन चिंता कर रही है, लेकिन सरकार हेमंत सोरेन से मिलने जाते हैं वो समय नहीं दे पा रहे। कहाँ उनकी मजबूरी है? सबसे पहले आपका चैनल को धन्यवाद देते हैं, आपको भी देते हैं धन्यवाद। और हम आपको बताना चाहते हैं, जब माननीय हेमंत सोरेन चुनाव नहीं जीते थे, पहला चुनाव में जब वो खड़ा होने जा रहे थे उससे पहले लोहरदगा आए थे। लोहरदगा जिला में सर्किट हाउस में वो बैठे थे, हम लोग जाकर मिले थे और उनसे जब बात को रखे कि ऐसा ऐसा बात है तो
वो बोले थे, शमसुल जी ये सरकार से आप उम्मीद रखते हैं, यानी पूर्व सरकार के बारे में बोले थे। हम लोगों ने कहा आपसे हम लोग उम्मीद रख रहे हैं, आप हम लोगों को काम कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा। तो बोले थे कि आपको कहीं जाना नहीं है, जब हम बन जाएंगे, सरकार में आ जाएंगे तो मेरे पास सीधे आइएगा और आप लोगों का पूरे झारखंड के चौकीदार का काम हम करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि आज जब उस सरकार में बैठ गए, एक बार नहीं दूसरा बार बैठ गए, और तब से हम लोग मिलने का प्रयास कर रहे हैं। मुख्यमंत्री से समय मांग रहे हैं, हमारे राज्याध्यक्ष महोदय लिखित उनका जो आवास में ओएस होते हैं या जो भी जो टाइम देते हैं दिलाते हैं, उनको कई बार लिख के दे चुके हैं, लेकिन कभी हम लोग को फ़ोन नहीं आया कि आप लोगों को ये समय दिया गया है। और हम लोग कई बार दिन भर वहाँ सुबह 7 बजे से लेकर 5 बजे तक उनके आवास में रुके हैं मिलने के लिए, और लास्ट में कह दिया गया कि उनका तबीयत खराब है या कोई मीटिंग में चले गए, इस आधार पर नहीं मिलने के लिए। और ऐसे तो मिले हैं, ऐसे हम लोग जा कर के बधाई दिए हैं, किसी खुशी के मौके पर नेताजी के साथ में बधाई दिए हैं, और कुछ संक्षेप में उसी दौरान बात हुआ तो बोले कि आपका काम होगा, आप लोग घबराइए नहीं, आप लोगों का काम जरूर होगा। लेकिन हम बताना चाहते हैं कि इस तरह से बोलते गए और हम लोग को समय नहीं मिला। आखिर वो सरकार बने हैं तो पूरे झारखंड के हर विभाग के हर पब्लिक जनता के लिए, तो मिलने का समय उनके पास नहीं है, या फिर उनका पदाधिकारी है जो हम लोग को मिलने नहीं दिया जाता है उनके द्वारा। और ये जो विज्ञापन निकाला गया चौकीदारों को, इस पर भी हम बोलना चाहेंगे कि हेमंत सरकार, जब माननीय हेमंत सोरेन बोले कि आप लोगों का काम होगा, घबराइए नहीं, और इधर विज्ञापन निकल गया, बहाली होना शुरू हो गया, और उनके आश्वासन पर हमारे जो पूर्व चौकीदार है जो रिटायर कर गए उनके आश्रित है, अनुकंपा पर जो है जो उनका आश्रित है, तो वो विज्ञापन पर भाग नहीं लिया, क्योंकि मुख्यमंत्री जब बोले हैं हमारा काम हो जाएगा तो हमें दौड़ में कहे विज्ञापन में क्यों भाग लेंगे। तो उधर विज्ञापन निकाल दिया, इन लोग भाग नहीं लिया, और उधर बहाली भी हो गया। इस पर हम लोग कई बार उनको लिखित रूप से पूरे झारखंड में आंदोलन किए और मांग पत्र दिए, आमरण अनशन किए, भूख हड़ताल किए, रैली निकाले, उनका जो है क्या नाम आ रहा उनको क्या बोलते हैं, जहाँ पर धरना प्रदर्शन किए महीनों राजभवन के सामने, तो उसके बाद भी कुछ सुनवाई नहीं हुई, और उसके बाद भी हम लोग का आश्वासन मिलता रहा। अब हमारा चौकीदार कहाँ जाएंगे, जो पूर्व चौकीदार जो 90 में बहाल हुए थे और 2 साल 3 साल बाद रिटायर कर गए, उनके आश्रित कोई नहीं ले रहे हैं, अब दूसरा कोई बहाल हो गया। ये इसलिए भाग नहीं लिए कि हमको मुख्यमंत्री बोले हैं कि हमको बहाली करेंगे, तो हम उसमें नहीं भाग लिए, अब हम कहाँ जाएंगे। तो ऐसे में तो उनके साथ बहुत बड़ा धोखाबाजी हो गया है। हम अभी भी हम लोग का जो कानून है सरकार के द्वारा बनाया गया है 20/12/1995 को, कि 1/1/1990 से पूर्व जो काम करते आया है उनका आश्रित अगर रह गया है, बहाली नहीं हो पाया है उनको, और जो 1/1/90 में बहाली होकर रिटायर कर रहा है उनको एक बार अपवाद स्वरूप बॉन्ड लेकर केवल एक बार अनुकंपा के आधार पर, क्षतिपूर्ति के आधार पर बहाली करेंगे। तो वो कानून अभी टूटा नहीं है, और उसी के आधार पर 1/1/90 के बाद जितने चौकीदार रिटायर हुए हैं अनुकंपा या मर गए हैं, उनके आश्रित को 10 तक बहाली हुआ, 12-13 तक बहाली हुआ, 2012-13 तक। उसके बाद मान लीजिए हाई कोर्ट में कोई 2 आदमी जाता है, 2 भाई लड़ाई करके जाता है, तो हाई कोर्ट का भी नियत खराब था कि वो 2 आदमी के बीच का फैसला करना चाहिए था, कि उसको पूरे झारखंड के चौकीदार में लागू कर दिया उनका आदेश को, कि पूरे झारखंड में जो है वंश के आधार पर बहाली अवैध है। लेकिन हम लोगों को वंश के आधार पर बहाली नहीं हुई है, ना पहले ना आज। हम लोगों को एक क्षतिपूर्ति के आधार पर एक मौका सरकार दिया है कि एक बार केवल बॉन्ड लेकर बहाल किया जाएगा, उसके बाद वो दावा नहीं करेगा। तो यहाँ वंश के आधार पर कहाँ बहाली हुआ है। तो हम अभी आपके चैनल से ज़्यादा नहीं बोलते हुए यही मांग करेंगे हमारे माननीय हेमंत सोरेन झारखंड सरकार से, कि चौकीदारों के प्रति गंभीरता से संज्ञान लें, और पूर्व चौकीदार जो रिटायर कर गए हैं उनके आश्रित को, और जो अनुकंपा पर बहाली के लिए इंतज़ार कर रहे हैं उनको बहाली करने के लिए जो भी कानून बनाना पड़े उनको बनाए और बहाली करें। और एक बात और छोटा सा बोल देंगे कि अनुकंपा में बहाली के लिए
परीक्षा लेना या दौड़ धूप करवाना ये तो नियम नहीं है। अनुकंपा में तो उसको क्षतिपूर्ति के आधार पर दिया जाता है, उस पर विज्ञापन निकाल दिया है और कहीं कहीं उसके जगह में बहाली भी कर दिया है, ऐसा सुनने में आया है। हमारे लोहरदगा जिला में जब विज्ञापन निकाल दिया गया अनुकंपा के बीट पर भी, तो अनुकंपा के चौकीदारों ने ग्रुप होकर के हाई कोर्ट में शरण लिया है और जो अवकाश प्राप्त करने वाले के जो आश्रित है वो भी हाई कोर्ट में जा कर के मुकदमा दायर किए हैं और वहाँ अभी रुकी हुई है, बहाली नहीं हुई है। यही हम लोग आगामी कुछ योजना है? हाँ, अगर सरकार इस पर, अभी हमारे बीच आए थे माननीय विधायक जनार्दन पासवान जी चतरा विधानसभा के, उनसे हमारे नेताजी और हम लोगों को बात हुई है कि मुख्यमंत्री से मिलाने के लिए वो जो मन हर संभव कोशिश करेंगे और जो काम चौकीदारों का जो समस्या है उसको हम लोग निदान करने का प्रयास करेंगे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हमारे जो झारखंड राज्य दफादार चौकीदार पंचायत है आगे पुरजोर तरह से आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा। परिचय? शमसुल अंसारी, जिला अध्यक्ष।